Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on security threats, viruses and bombs. Students, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में के सिक्योरिटी गोल्स क्या क्या होते हैं, डोमेन ऑफ सिक्योरिटी, डोमेन ऑफ प्रोटेक्शंस क्या क्या हैं, ये हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसमें हमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करने जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि वो कितने सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो आप सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी इनबिल्ट बहुत सारे टूल्स हैं जो कि बाहर से अवेलेबल होते हैं। जैसे कि वायरसेस के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या नेटवर्क के ऊपर आप इसमें फायरवॉल लगाते हैं अपने सिस्टम्स में, सर्वर के ऊपर। लेकिन फिर भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी या हो कुछ इनबिल्ट फीचर्स हो, जिससे कि आप जिस कंप्यूटर पे भी या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का के लिए सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉपुलैरिटी इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि वो कितने सिक्योरिटी फीचर्स आप यूजर को प्रोवाइड करा रहा है। तो आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी के फीचर्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कई बार नेटवर्क पर भी यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन आपकी नेटवर्क पर शेयर हो रही है। अब जैसे आजकल आप मोबाइल्स भी यूज करते हैं या इंफॉर्मेशन आपकी नेटवर्क पर ट्रेवल हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पास हो रही है। जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि जब आपकी इंफॉर्मेशन लीज लाइन कनेक्शन के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जा रही है, डायल अप कनेक्शन के थ्रू जा रही है, या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू जा रही है। आजकल मोबाइल्स में भी नेटवर्क होता है, नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है। इंटरनेट का आप यूज कर रहे होते हैं, वहां भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है तो वहां पर भी बहुत सारी तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स इंफॉर्मेशन में बहुत सारी सिक्योरिटी थ्रेट्स रास्ते में आते हैं। तो क्या किस तरह के इस तरह की कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में हमारे में किस तरह के थ्रेट्स आते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, और किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है हमारी इंफॉर्मेशन के बिना, हमारी परमिशन के बिना हमारी इंफॉर्मेशन को थेफ्ट किया जाता है, और फिर उनसे कैसे बचा जा सकता है, वो सभी चीजें हम आगे के लेक्चर्स में आज के में डिस्कस करेंगे। The security is a very important aspect of an operating system. The major threats to security in a computing environment can be categorized in some categories. The first is the unauthorized use of the service. जो अनऑथराइज यूज ऑफ द सर्विस है उसको हम टैपिंग भी बोलते हैं। टैपिंग का मतलब जैसे आपसे कहा जाता है ना, फोन टैप कर लिया, या ये हम डेटा जो टैप कर लिया, टैप का मतलब होता है, टैपिंग का मतलब होता है कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सर्विस, यानी कोई पर्सन उस इंफॉर्मेशन के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, उसको परमिशन नहीं है, और फिर भी वो उस सर्विस का यूज कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम टैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, टैपिंग को आप कैसे मान सकते हैं, टैपिंग है। दूसरा होता है अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इसको हम डिस्क्लोजर भी बोलते हैं। डिस्क्लोजर का मतलब कि अगर कोई पर्सन जिसको राइट्स नहीं है इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की, फिर भी उसने आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया, एक्सेस कर लिया, डिस्क्लोज कर दिया, देख लिया, तो वो क्या है, डिस्क्लोजर। तो टैपिंग करना यानी इंफॉर्मेशन को टैप कर लिया और फिर उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते टर्म्स होते हैं। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इन डायग्राम हमने यहाँ पे शो किया है। एक पर्सन है कोई ए, वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन बी को मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन ऑथराइज्ड है, कोई एक पर्सन है ऑथराइज पर्सन है ए जो दूसरे पर्सन बी को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। कोई पर्सन है थर्ड पर्सन,
वो पर्सन अनऑथराइज पर्सन है और उसने उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इन दोनों की परमिशन के बिना उस इंफॉर्मेशन को टैप कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम कहेंगे टैपिंग। अनऑथराइज यूज ऑफ सर्विस, इस सर्विस को, जो भी सर्विस है जो ये इसको प्रोवाइड करा रहा है, या इंफॉर्मेशन है जो ये इसको प्रोवाइड करा रहा है, उसको ये क्या कर रहा है, बीच में टैप कर रहा है। और इस इंफॉर्मेशन को अगर वो डिस्क्लोज कर देता है बाकी लोगों को भी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्लोजर। तो ये जो थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन बिना इन दोनों की परमिशन के, बिना इन दोनों की जानकारी के क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को टैप कर रहा है, और टैप करके इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों तरह के थ्रेड्स को, दोनों तरह के थ्रेड्स कर रहा है, दोनों तरह की इंफॉर्मेशन, ये जो वर्क है इनको कर रहा है, टास्क को कर रहा है। थर्ड जो आता है वो आता है हमारा अनऑथराइज ऑल्ट्रेशन और डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो इंफॉर्मेशन है, जो सर्विस है, उसमें क्या कर रहा है, इसमें ऑल्ट्रेशन कर रहा है या डिलीशन कर रहा है। यानी जो इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज कर रहा है, ऑल्ट्रेशन कर रहा है। ऑल्ट्रेशन मतलब होता है कुछ चेंजेस करना, और डिलीशन का मतलब होता है कुछ डिलीट कर देना, उसमें से इंफॉर्मेशन में से कुछ ऑल्टर कर रहा है या डिलीट कर रहा है। तो वो कैसे करेगा, ये वाला डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को समझिए। कोई पर्सन है ए, ऑथराइज पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, जो कि एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। अब कोई एक थर्ड पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ए बी को मैसेज सेंड करता है, तो उस मैसेज को क्या किया, बी ने, बी के पास जाने से पहले ही इस थर्ड पर्सन ने उस मैसेज को एक्सेस कर लिया। वो मैसेज बी के पास नहीं गया, बल्कि क्या किया, उस थर्ड पर्सन ने उस मैसेज को ले लिया, एक्सेस कर लिया, उस मैसेज के अंदर ऑल्ट्रेशन किया, कुछ चेंजेस करे, और वो मैसेज बी को भेज दिया। अब बी को क्या लगेगा, वो मैसेज तो किसके पास से आता है, ए के पास से, तो उसे क्या लगेगा, ए ने ये मैसेज भेजा है। वो कैसा मैसेज गया है उसके पास में, ऑल्टर्ड मैसेज गया है, चेंज किया हुआ मैसेज गया है। या वो क्या कर सकता है, ये जो मैसेज भेज रहा था उस मैसेज को एक्सेस किया, और एक्सेस करने के बाद में उस मैसेज में से कुछ पार्ट डिलीट कर दिया, और फिर वो नया मैसेज, जो डिलीट किया हुआ मैसेज है, वो चेंज किया हुआ मैसेज है, उस मैसेज को यहाँ पर बी के पास में भेज दिया। या उस मैसेज को डिलीट कर दिया, नया मैसेज अपनी तरफ से कुछ बी के पास में भेज दिया। तो इसे क्या कहेंगे, अमेंडमेंट। यानी कि मैसेज के अंदर चेंज कर दिया। बी को क्या लगेगा, ये मैसेज ए की तरफ से आया है, जबकि वो मैसेज किसकी तरफ से गया है, इस थर्ड पर्सन की तरफ से बी के पास में गया है। तो इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं अमेंडमेंट। यानी जैसे आपके कोई पर्सन है, किसी ने आपको मैसेज भेजा, आपके किसी फ्रेंड ए है, उस फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा, आप बी पर्सन है, तो आपके पास में एक ही तरफ से मैसेज आया हुआ दिखेगा, लेकिन वो मैसेज के अंदर किसी पर्सन सी ने, किसी थर्ड पर्सन सी ने उस मैसेज के अंदर चेंजेस कर दिए, और चेंज करके आपके पास में वो मैसेज यहाँ पर भेज दिया। आपको क्या लगेगा, ए ने आपको ये मैसेज भेजा है, जबकि वो मैसेज चेंज करके आपके पास में आया हुआ है। या उसमें से जो मैसेज भेजा था उसमें से कुछ पार्ट उसने डिलीट कर दिया और फिर आपके पास में भेजा है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं मिली है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आती है तो उसको बोलते हैं, इस तरह का जो थ्रेट होता है उसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट। फिर आता है हमारे पास में एक और फोर्थ टाइप का सिक्योरिटी थ्रेट, उसमें होता है अनऑथराइज फैब्रिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अनऑथराइज फैब्रिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, और थर्ड पर्सन है कोई, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ए बी को मैसेज सेंड करता है, बी ए को मैसेज सेंड करता है। अब ए ने बी को कोई मैसेज नहीं भेजा, थर्ड पर्सन ने ए के बिहाफ पर बी को मैसेज सेंड कर दिया। बी को क्या लगा, मैसेज किसकी तरफ से आया है, ए की तरफ से, क्योंकि कम्युनिकेशन लिंक किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। ए के बिहाफ पे थर्ड पर्सन ने बी को मैसेज सेंड कर दिया। बी को क्या लग रहा है, ए ने मैसेज भेजा है, जबकि मैसेज कौन कर रहा है उसके बिहाफ पर, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है।
इस तरह की चीज को बोलते हैं हम फैब्रिकेशन। इनके एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज, पहला एग्जाम्पल, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, कोई आपका एक फ्रेंड है, वो आपको मैसेज भेजता है, उसमें ए बी के आपके बीच में कम्युनिकेशन है। आपके कम्युनिकेशन को कोई थर्ड पर्सन एक्सेस कर रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस तो कर ही रहा है, उस इंफॉर्मेशन को सबको बता भी रहा है कि आपके बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है। सेकंड, सेकंड इज द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में क्या हुआ? अमेंडमेंट में ए बी को मैसेज भेज रहा है, उसको ऑल्टरेशन किया सी ने, थर्ड पर्सन ने। जैसे सपोज करिए मैंने आपको मैसेज भेजा, हम एक ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का और सारे टीचर्स का ग्रुप बना हुआ है, जिसपे मैंने या आपके किसी टीचर ने आपको मैसेज भेजा कि आपके 5 अप्रैल से एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। उस मैसेज को किसी थर्ड पर्सन ने एक्सेस कर लिया और उसने उसमें चेंजेस करके 5 अप्रैल की जगह उसको चेंज करके 15 अप्रैल कर दिया। आप लोगों के पास मैसेज क्या पहुंचा यहाँ पर? 15 अप्रैल। आप लोगों ने तैयारी नहीं की, 5 अप्रैल को आप एग्जामिनेशन देने नहीं गए। वो आपके पास क्योंकि क्या मैसेज किया? चेंज होके मैसेज किया। आपको क्या लगेगा मैसेज किसने भेजा? फैकल्टी ने भेजा। तो आपको तो क्या लगा कि फैकल्टी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से किसी ने चेंज कर दी, या जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन डिलीट ही कर दी और कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके पास में भेज दी, आपको लगा आपको इंफॉर्मेशन तो मिली ही नहीं। तो ये क्या है? अमेंडमेंट। फिर आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब है कि ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन होता है, आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप पे आती रहती है, लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन इस समय नहीं भेजी गई है, लेकिन आपके पास में किसी थर्ड पर्सन ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज दी कि आप सभी स्टूडेंट को कल कॉलेज में आके रिपोर्ट करना है, जबकि आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजी ही नहीं गई है, और आप सभी सुबह सुबह जाके कॉलेज में पहुंच गए। वहां जाके आपको पता चलता है आपको तो किसी ने कहा ही नहीं था, आपको तो किसी ने नहीं बुलाया, आपके साथ तो ऐसे ही किसी ने मजाक किया और सबको बुला दिया वहां पे कॉलेज में जाके आप सुबह 7:30 बजे आना है। तो ये क्या है? फैब्रिकेशन। अब आता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस टू ऑथराइज्ड यूजर। जो ऑथराइज्ड यूजर है उसको डिनाई कर दो कि वो इंफॉर्मेशन आगे भेजी ना सके। तो इसमें क्या करेंगे? ए बी को मैसेज भेजता है, ए ऑथराइज पर्सन है, बी ऑथराइज पर्सन है। यहाँ पर सी ने क्या किया? ए को डिनाई कर दिया कि ए कोई भी मैसेज बी को भेज ही ना सके। सपोज करो मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ, सारे नोट्स आपको सेंड कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ, और किसी सी ने यहाँ पर डिनाई कर दिया, मुझे बीच में रोक लगा दी कि मेरे कोई भी मैसेज आप तक नहीं पहुंचे। तो मैं आपको कंटिन्यू नोट्स भेज रही हूँ, इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से सब कुछ भेज रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी आपके पास में नहीं पहुंच रहा है। मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ आपको सेंड किया, सारी इंफॉर्मेशन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको भेजी जा चुकी है, जबकि आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, ना ही कोई नोट्स पहुंचे हैं, ना ही आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी सॉल्व हुई है। आपको लगा कि मैम ने तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं भेजी, मैम ने ना ही कोई नोट्स भेजे, ना ही कोई क्वेश्चंस भेजे, ना ही कोई असाइनमेंट भेजा, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो हमें कुछ भी नहीं मिला, जबकि मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन भेजी। और सी ने क्या किया? आपको यहाँ पर मैसेजेस को रोक रखा है, कोई भी मैसेज आपके पास पहुंच ही नहीं रही है। तो ये क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस टू ऑथराइज्ड यूजर। तो इस तरह से ये क्या होती है? सिक्योरिटी को ब्रेक करने की सिक्योरिटी जो है हमारी, ये सिक्योरिटी क्या है? हमने यहाँ पे माना है हमारा सिक्योर सिस्टम है, जबकि सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं ये। इस तरह से सिक्योरिटी को रोक देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं सिक्योरिटी में। Of these 5 types of security threats, the first two, tapping and disclosure, are categorized as passive threats, and other three are active threats. In tapping, the third party access it without the knowledge of other two parties. पहले दो threats जो थे, डिस्क्लोजर एंड टैपिंग, उनको हम पैसिव थ्रेट्स बोलते हैं, और बाकी के तीनों जो है हमारे फैब्रिकेशन, अमेंडमेंट एंड डिनाइल ऑफ सर्विस, उनको हम एक्टिव थ्रेट्स बोलते हैं। क्योंकि टैपिंग जो है, टैपिंग एंड डिस्क्लोजर जो है, उनके अंदर क्या होता है? टैपिंग के अंदर, टैपिंग और डिस्क्लोजर में क्या होता है इनमें कि in tapping the third party access it without the knowledge of the other two parties.
टैपिंग के अंदर तो जो थर्ड पार्टी है, सी जो है, वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती है और उसमें हमारे जो ए और बी जो दोनों पार्टीज हैं उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि हमारी इंफॉर्मेशन को टैप किया जा रहा है। जैसे आपका फोन टैप किया जा रहा है तो आपको या दूसरे पर्सन को पता नहीं होता कि फोन को टैप किया जा रहा है। जबकि डिस्क्लोजर के अंदर जो ए है उसको पता चल जाता है कि कोई थर्ड पर्सन ने हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया। ये टैपिंग और डिस्क्लोजर में डिफरेंस होता है। In principle, the goal of computer security is to guard against the eliminate potential threats. जो मेन गोल है कंप्यूटर सिक्योरिटी का वो है कि हमें ये जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, जो थ्रेट्स हमें पता है क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के अगेंस्ट हमारे सिस्टम को सिक्योर करना, गार्ड करना। The secure system should maintain the integrity, availability and privacy of data. सिक्योर सिस्टम वो होता है जो सिक्योर सिस्टम को क्या चाहिए, सिक्योर सिस्टम को चाहिए कि वो सिस्टम की इंटीग्रिटी बनाए रखे, अवेलेबिलिटी भी बनाए रखे और प्राइवेसी भी रखे डेटा की। That is, the data maintained by the system should be correct, available and private. यानी कि हमारा डेटा जो है वो हमारे सिस्टम किस तरह से मेंटेन रखे, हमारा सिस्टम में हमारे डेटा को करेक्ट भी रहे, हमारा डेटा अवेलेबल भी रहे लेकिन प्राइवेट भी रहे। कोई भी हमारे डेटा को कभी भी एक्सेस न कर सके, हर कोई हमारे डेटा को एक्सेस न कर सके। जो ऑथराइज्ड पर्सन है सिर्फ वही हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, हर कोई हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके और हमारा डेटा करेक्ट भी बना रहे, सिक्योर भी बना रहे। ये हमारे सिस्टम की का सिक्योरिटी के गोल्स होते हैं। ये हमारा मेन प्रिंसिपल होता है कि हमारे सिस्टम में डेटा जो है वो अवेलेबल भी रहे। ऐसा भी नहीं कि हमने सिक्योर कर दिया तो किसी के लिए अवेलेबल ना हो। जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके लिए तो अवेलेबल रहे, लेकिन जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उनसे सिक्योर रहे और करेक्ट रहे, डेटा में चेंजेस ना हो। जैसे हमने पढ़ा था अमेंडमेंट हो गया, डेटा को क्या किया, चेंज कर दिया। मिल तो रहा था डेटा लेकिन ऑल्टर्ड मिल रहा था, चेंज होके मिल रहा था। तो ऐसा ना हो, डेटा करेक्ट फॉर्म में रहे, तो ये भी जरूरी है। ये हमारे सिक्योरिटी का मेन प्रिंसिपल होता है। अब हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आज, वायरसेस एंड वॉर्म्स के बारे में, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। कंप्यूटर वायरसेस के बारे में आपने सुना होगा, ये टॉपिक आपने पहले भी, कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं। देखिए, कंप्यूटर वायरस जो है, जनरली आप एक वर्ड सुनते हैं वायरस। वायरस वर्ड जो है एक तो आपके आता है बायोलॉजिकल टर्म में भी आता है और एक आता है आपके कंप्यूटर के टर्म में आता है, तो दोनों डिफरेंट थिंग है। बायोलॉजिकल टर्म में जो वायरस आता है वो अलग चीज है और कंप्यूटर के टर्म में आता है वो अलग बात है। जो कंप्यूटर के टर्म में आता है, कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो एक कोड होते हैं, जो क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं या कोड होते हैं जो कि अपनी ही रिप्लिकेट कॉपीज बना लेते हैं। अपनी कई सारी कॉपीज बनाने की कैपेसिटी होती है जिनके अंदर, और वो क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारी फाइल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? अ कंप्यूटर वायरस इज अ कोड that attached itself to other programs in order to alter their behavior in a harmful way. कंप्यूटर वायरस क्या है? एक ऐसे कोड है जो क्या करते हैं, खुद को दूसरे प्रोग्राम के साथ में अटैच कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर हार्मफुल वे में अपना बिहेवियर बदलते रहते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। A computer virus normally cannot operate independently and must enter in a host program in order to activate it. कंप्यूटर वायरस की खासियत होती है, कंप्यूटर वायरस के जो प्रोग्राम होते हैं, जो कोड होते हैं, वो अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अकेले रन नहीं हो सकते। वो किसी ना किसी प्रोग्राम के साथ में अटैच होते हैं। पहले हमारे सिस्टम में जो प्रोग्राम हैं, जो फाइल्स हैं, उनमें से किसी न किसी के साथ में पहले अटैच होते हैं और जब हम उस प्रोग्राम को रन कराते हैं, उस फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं, उसे कहते हैं होस्ट प्रोग्राम, जिसके साथ में वो अटैच होते हैं। तो जब हम उस होस्ट प्रोग्राम को अटैच कर एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसके साथ में वायरस का प्रोग्राम भी
रन होना शुरू हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और फिर हमारे जो फाइल है, जो सिस्टम है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। वायरसेस नॉर्मली कॉज डायरेक्ट हार्म टू द सिस्टम। वायरस जो होते हैं हमारे सिस्टम को डायरेक्टली हार्म करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्म्स एंड वायरसेस। वायरस और वर्म के बीच में ये मेन डिफरेंस होता है कि वायरस हमारे सिस्टम को डायरेक्टली हार्म करते हैं, वर्म्स डायरेक्टली हार्म नहीं करते। वायरस कैन करप्ट द कोड एंड डेटा, whereas worm consume only system resources। वायरस जो होते हैं हमारे कोड को, सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, डायरेक्टली खराब कर देते हैं, जबकि वर्म्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली हमारी फाइल्स को खराब नहीं करते बल्कि सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी कि वर्म्स क्या करते हैं। तो वायरसेस क्या हो गए, वायरसेस ऐसे प्रोग्राम्स हो गए, छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं वायरसेस, छोटे छोटे से कोड होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें एक कैपेसिटी होती है कि वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, जिन्हें कहते हैं रिप्लिकेट कॉपीज बनाना, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होते बल्कि किसी न किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम के साथ में, फाइल के साथ में अटैच हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में उस फाइल को या प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसके साथ ये भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारी फाइल्स को, हमारे प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, करप्ट कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। देर आर सेवरल टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। हमारे सिस्टम में बहुत सारी तरह के कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं कंप्यूटर वायरसेस, ये कैटेगरीज हैं, वायरसेस नहीं है ये कैटेगरीज हैं वायरसेस की। इन कैटेगरीज के अंदर बहुत सारी तरह के वायरसेस आती हैं। फिर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है बूट सेक्टर लो इन्फेक्टर। बूट सेक्टर इन्फेक्टर जो होते हैं, ये कौन से वायरस होते हैं, वो वायरसेस होते हैं जो हमारे बूट स्ट्रैप लोडर को इन्फेक्ट करते हैं। बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, बूटिंग की प्रोसेस जब होती है ना कंप्यूटर में, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के टाइम पे बूटिंग की प्रोसेस होती है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के टाइम पे जो प्रोसेसिंग होती है ना, जब आपका जैसे विंडोज स्टार्ट हो रही होती है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, विंडोज है, लिनक्स है, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। सिस्टम के रिसोर्सेज चेक होते हैं कि वो कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो बूटिंग की जो प्रोसेस हो रही होती है उस समय वो किसमें होती है, वो जो प्रोग्राम जो बूटिंग का काम जो एग्जीक्यूट करता है, बूटिंग के काम को जो देखता है, उस प्रोग्राम को कहते हैं बूट सेक्टर लोडर। तो बूटिंग का जो प्रोग्राम होता है, बूट सेक्टर इन्फेक्टर वायरस उस बूटिंग के प्रोग्राम को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये बहुत हार्मफुल वायरसेस होते हैं। ये वायरसेस बूटिंग के प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, बूटिंग का प्रोग्राम इन्फेक्ट हो जाएगा, तो वहीं पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा और हमारा सिस्टम ही स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और अगर सिस्टम ही स्टार्ट नहीं होगा तो फिर वहीं से हमें उस सिस्टम को सुधारने में, उस सिस्टम को सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम उससे रिकवर कर पाते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम ही स्टार्ट ना हो पाए, क्योंकि सबसे पहली प्रोसेस ही बूटिंग की होती है। बूटिंग होगी तब उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद में आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा। लेकिन वो अगर बूट सेक्टर को ही इन्फेक्ट कर देंगे तो हमारी बूटिंग की प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगी, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को ही स्टार्ट नहीं होने देते, तो ये बहुत खतरनाक वायरस होते हैं। दूसरे आते हैं मेमोरी रेजिडेंट इन्फेक्टर। मेमोरी रेजिडेंट इन्फेक्टर जो होते हैं ये हमारे प्राइमरी मेमोरी को इफेक्ट करते हैं। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी में आ जाते हैं और फिर प्राइमरी मेमोरी में जो भी कुछ लोड होता है उन सब फाइलों को इफेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में तो हमारा सब कुछ आता है,
हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, हमारे सारे प्रोग्राम जो भी कुछ एग्जीक्यूट होना चाहते हैं वो सब हमारी मेमोरी में आके लोड होते हैं। ये हमने बताया था आपको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ाया था कि सबको सारी प्रोसेसेस कहाँ आती हैं, पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड होती हैं, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होती हैं। तो जो भी कुछ प्राइमरी मेमोरी में आएगा ये उसको इन्फेक्ट करेगा। तो ये धीरे धीरे सभी प्रोसेसेस को इन्फेक्ट करते हैं। तो सारी प्रोसेस इन्फेक्ट होती जाती है और बेकार होती जाती हैं। तो ये वाला वायरस भी क्या है, बहुत नुकसानदायक है। फिर आते हैं फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर। फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर वो वाले वायरसेस होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप की फाइल्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप के वायरसेस होते हैं, जैसे कि कोई वायरस है जो सिर्फ वर्ड की फाइल को, वर्ड प्रोसेसर की फाइल को ही नुकसान पहुंचाएगा, या कोई वायरस है जो कि सिर्फ सी प्रोग्राम की फाइल को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो स्पेसिफिक टाइप की फाइल्स के लिए हो जाता है। जैसे कई बार आप देखते हो सिर्फ आपकी वर्ड की फाइल है, सिर्फ वर्ड की फाइल क्या होती है, लाइट कलर की हो गई है, उनके आगे डॉलर का साइन हो गया, मल्टीपल फाइल्स बन गई हैं उनकी, और बाकी की फाइल सब सही है। तो इनसे थोड़ा रिकवरी आसानी से इनसे रिकवर किया जा सकता है। पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स को ही सिर्फ इन्फेक्ट करेंगे, सभी तरह की फाइल को इन्फेक्ट नहीं करते। फिर आती है आपकी कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर। ये सिर्फ कमांड प्रोसेसर को ही इन्फेक्ट करते हैं, डॉस है या जो कमांड प्रोसेसर है सिर्फ उसको इन्फेक्ट करेंगे। फिर जनरल पर्पस इन्फेक्टर आते हैं, बहुत से जनरल पर्पस वायरसेस आते हैं जो पर्टिकुलर अलग अलग तरह के आते हैं। This classification is done based on what is affected or where the viruses reside. एक क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया गया है कि क्या इफेक्ट होने वाला है और कहाँ पर वायरस रहने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी तरह के वायरसेस इनकी इन कैटेगरीज के में आते हैं। अब आते हैं इन्फेक्शन के मेथड। वायरस किस तरह से इन्फेक्ट करता है फाइल को, जो भी फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट कैसे करेगा, किस किस तरह से इन्फेक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 मेथड्स होते हैं जिनसे कोई भी वायरस किसी प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर सकता है। पहला मेथड आता है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है इन दिस मेथड द वायरस कोड अपेंड इटसेल्फ टू द अनअफेक्टेड प्रोग्राम। अपेंड का मतलब होता है कि वायरस का प्रोग्राम जिस फाइल को इफेक्ट करने वाला है उस फाइल के कोड जहां भी लिखा हुआ, उस फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसके आगे, मैंने जैसे आपको बताया कि वायरस का प्रोग्राम अकेले तो एग्जीक्यूट हो नहीं सकता, वो क्या करता है किसी ना किसी फाइल के साथ में ऐड हो जाता है, और वो फाइल जब एग्जीक्यूट होती है तो उस फाइल के साथ में वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ही क्या करेगा वायरस का प्रोग्राम अपेंड में, कि जो जिस फाइल के साथ में ये अटैच हो रहा है उस फाइल को, फाइल में जहां तक लिखा हुआ है उस फाइल का कोड, उस कोड के आगे अपना कोड ऐड कर देगा। अपेंड का मतलब जहां तक वो कोड है उस कोड को रहने देगा, और जहां पे वो कोड कंप्लीट हो रहा है उस कोड के आगे अपना कोड ऐड कर देगा। तो जब भी वो फाइल एग्जीक्यूट होगी वो फाइल नॉर्मल फाइल की तरह एग्जीक्यूट होगी, और फिर जैसे ही वो फाइल का कोड पूरा होगा उसके आगे वायरस का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, और फाइल अलग तरह से बिहेव करने लगेगी और कुछ और उसमें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा वायरस का कोड, और फिर हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसे कहते हैं अपेंड करना। फिर आता है सेकंड इसमें रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है रिप्लेस में इन दिस केस द वायरल कोड रिप्लेस द ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कंप्लीटली और पार्शियली। रिप्लेस के अंदर क्या होता है, जो हमारा वायरल कोड है उसको वो क्या करता है, फाइल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है जिस फाइल को वो अफेक्ट कर रहा है उस फाइल के अंदर लिखे हुए कोड को या तो पूरी तरह से या पार्शियली रिप्लेस कर देता है अपने कोड से। तो हम फाइल को जब भी एग्जीक्यूट कराते हैं वो फाइल के अंदर रिप्लेस कर दिया उसने अपने कोड से, तो फाइल हम एग्जीक्यूट कराएंगे और एग्जीक्यूट क्या होगा, वायरस का प्रोग्राम। तो हम एग्जीक्यूट कराएंगे अपनी फाइल समझ के, जबकि रन हो जाएगी क्या, वायरस का कोड, और हमारा सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है, इन दिस केस द वायरल कोड इज इंसर्टेड इन द बॉडी of an executable code to carry out some undesirable action. Insert का मतलब है
कि वायरस का कोड जो है वो हमारी फाइल के अंदर कहीं भी किसी भी प्लेस पर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अपेंड में और इंसर्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है? इंसर्ट तो किसी भी प्लेस पर हो सकता है, इन्हीं स्टार्ट में, मिड में, एंड में, कहीं भी इंसर्ट हो सकता है। अपेंड हमेशा एंड में जाके इंसर्ट होता है, जहां पर आपकी फाइल का काम कंप्लीट होगा उसके आगे ही ऐड होगा। जबकि इंसर्ट किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट हो सकता है। तो आपका फाइल जैसे ही एग्जीक्यूट होना शुरू होगी, हो सकता है थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो आपकी फाइल, उसके बाद में वायरस का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, या इनिशियली पहले से ही वायरस का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, वो कहीं से भी हो सकता है। फिर आता है डिलीट। इन दिस केस द वायरस कोड डिलीट सम कोड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डिलीट के अंदर क्या होता है? वायरस का कोड जो आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उसके कोड को डिलीट कर देता है, तो फाइल आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं होती, ब्लैंक फाइल हो जाती है। फिर आता है रीडायरेक्ट। इन दिस मेथड द नॉर्मल कंट्रोल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इज चेंज्ड टू एग्जीक्यूट सम अदर कोड एज वायरल कोड which could exist as an appended portion or an otherwise normal program। रीडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपकी फाइल है, जिस फाइल आपकी एग्जीक्यूट होना शुरू होगी और फिर उसके बाद वो प्रोग्राम क्या होगा? रीडायरेक्ट हो जाएगा वायरल कोड की तरफ। वायरल का कोड जहां पे लिखा है, जिस जगह है, वहां पर आपकी फाइल रीडायरेक्ट हो जाएगी और वो वायरल का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा नॉर्मल प्रोग्राम की जगह। तो ये 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू वायरल का कोड एग्जीक्यूट करता है। वायरल का कोड नॉर्मली एग्जीक्यूट कर, उसमें जो आपके इन्फेक्शन है फाइल्स के अंदर, वो इस तरह से इन्फेक्ट करता है आपकी फाइल को। इनमें से 5 मेथड्स हैं। कौन कौन से 5 मेथड्स हमने पढ़े? अपेंड, अपेंड कर सकता है फाइल के अंदर, लास्ट में ऐड कर सकता है, फाइल के अंदर रिप्लेस कर सकता है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको हटा के अपना कोड रिप्लेस कर सकता है, फाइल के अंदर कहीं भी इंसर्ट कर सकता है, फाइल में से प्रोग्राम को डिलीट कर सकता है, या अपने कोड की तरफ रीडायरेक्ट कर सकता है। तो इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू वायरस का प्रोग्राम आपकी फाइल के अंदर इंसर्ट हो सकता है। द वायरस वर्क इन ए नंबर ऑफ वेज। वायरस बहुत सारी तरह से वर्क करते हैं। अ मशीन यूजुअली बिकम इन्फेक्टेड बाय रनिंग अ वायरस इन्फेक्टेड प्रोग्राम। जो हमारी कंप्यूटर है, जो हमारी मशीन है, वो इन्फेक्ट हो सकती है जैसे ही वायरस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। द एक्चुअल वायरल कोड कंटेन द हार्मफुल इंस्ट्रक्शन। वायरस का कोड होता क्या है एक्चुअली? वायरस के कोड में हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। कोड क्या है? कोड तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, और हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो हो जाता है वायरल कोड। The least harmful virus would just spread to other program, while a very harmful virus may affect the boot sector or some other operating system areas, so that entire system is corrupted। जो लीस्ट हार्मफुल वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सकता है, और सबसे ज्यादा हार्मफुल वायरस जैसे मैंने आपको बताया था वो कौन सा होता है? बूट सेक्टर वाला वायरस, जो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर सकता है और हमारे पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है? हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। When a virus is attached to a new program, normally it is not completely executed in one shot। जब कोई प्रोग्राम, वायरस का प्रोग्राम हमारे किसी फाइल के साथ में, किसी प्रोग्राम के साथ में अटैच होता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोग्राम एक साथ रन हो जाता है, एक साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। इंस्टेड स्प्रेडिंग इट टू ऑल अदर प्रोग्राम ऑन द डिस्क एंड देन एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल हार्मफुल वायरस कोड फॉर द प्रोग्राम वन बाय वन। वो क्या करता है? अपनी रिप्लिकेट कॉपीज बनाता है और जितनी भी डिस्क पे वो फाइल्स हैं उन सबके ऊपर, सबके साथ में अटैच हो जाता है और एग्जीक्यूट होना वन बाय वन शुरू हो जाता है। After the viral code is appended the executable file, the file size will also change and it will have to report it to the file system of the ऑपरेटिंग सिस्टम।
जब कोई वायरस का कोड किसी फाइल के अंदर अपेंड होता है तो फाइल का साइज भी चेंज हो जाता है, और ये इंफॉर्मेशन फाइल सिस्टम के पास आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल सिस्टम है उसके पास में रिपोर्ट हो जाती है कि इस फाइल का साइज चेंज हो चुका है। Then some free block will have to be allocated for the additional code the append for of the appended virus। तो जैसी फाइल का साइज चेंज होता है कुछ फ्री ब्लॉक्स उस अपेंडेड साइज के लिए दे दिए जाते हैं, अपेंडेड वायरस के लिए दे दिए जाते हैं। The virus designer will have to allocate those free block, delink them from the free list, then this new viral code into those block and also change the file size etc। ये जो फ्री ब्लॉक है ये फ्री लिस्ट में से आके और इनको मिल जाते हैं, जो वायरस कोड है इसको मिल जाते हैं और फाइल का साइज जो है वो चेंज हो जाता है। देन वायरस मस्ट एक्चुअली परफॉर्म सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन थ्रू द करंट वे। तो वायरस का जो है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनलिटी भी परफॉर्म करता है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर आई कि जैसे वायरस का कोड है, वायरस का कोड जब आपके फाइल के साथ में कनेक्ट हुआ तो वायरस के साथ फाइल के साथ में कनेक्ट होते से ही क्या हुआ, फाइल का साइज चेंज हो गया। और फाइल का साइज चेंज हुआ तो क्या हुआ, कुछ फ्री फाइल सिस्टम को पता चला फाइल का साइज ग्रो हो रहा है। फाइल का साइज ग्रो हो रहा है तो कुछ फ्री ब्लॉक्स एलोकेट किए गए और उसको फ्री स्पेस प्रोवाइड किया गया जिससे कि वो जो साइज ग्रो हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ फंक्शनलिटी की यहाँ पर और उसको स्पेस प्रोवाइड किया। अब आता है वायरस का डिटेक्शन। वायरस का डिटेक्शन कैसे होता है, अभी इससे रिलेटेड है वायरस का डिटेक्शन। नॉर्मली द वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम चेक फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द बाइनरी फाइल्स। वायरस का डिटेक्शन कैसे होता है, वैसे तो जनरली जो आपके पास में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो वायरस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। नॉर्मली द वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम चेक फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द बाइनरी फाइल। जो बाइनरी फाइल्स हैं उनको चेक करते हैं, उनकी इंटीग्रिटी को, और चेक करके बता देते हैं कि वायरस अवेलेबल है या नहीं है। द प्रोग्राम मेंटेन अ चेक सम फॉर ईच फाइल और फॉर बेटर एक्यूरेसी ऑन सबसेक्शन ऑफ ईच फाइल। ये क्या करते हैं, ये प्रोग्राम एक चेकसम मेंटेन करते हैं हर फाइल के लिए जिससे कि बेटर एक्यूरेसी पता चल सके हर फाइल के बारे में। एट रेगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फॉर बेटर कंट्रोल बिफोर ईच एग्जीक्यूशन द डिटेक्शन प्रोग्राम अगेन कैलकुलेट दिस चेकसम and maintain it with one originally calculated and stored. A mismatch indicate some temporarily with the executable file। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, वो एक चेकसम मेंटेन किया जाता है। चेकसम का मतलब क्या है कि हमारी जो फाइल है बाइनरी फाइल्स हैं, हमारे प्रोग्राम जो है बाइनरी फाइल की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, तो जितना भी हमारी फाइल क्रिएट हुई तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है वो चेक सम, वो फाइल नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो सम उन बाइट्स का वो हमारे पास में स्टोर रखा जाता है। अब ये जो डिटेक्शन प्रोग्राम्स है ये क्या करते हैं, ये सम जो है वो मेंटेन करके रखते हैं अपने पास में कि कितना इस फाइल का साइज था, कितना इसकी बाइनरी फाइल का साइज था। ठीक है, और हर बार जब भी वो फाइल एग्जीक्यूट होती है हर बार वो चेक सम को में चेक करते हैं, हर बार चेक किया जाता है, वो चेक सम रेगुलर इंटरवल पर उसको चेक करते रहते हैं। तो क्या होता है, जब कोई वायरस का प्रोग्राम हमारी किसी फाइल को इफेक्ट करता है तो क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम वायरस का फाइल को इफेक्ट करेगा तो क्या करेगा, मैंने आपको बताया कि वायरस के प्रोग्राम का इफेक्ट करने के तरीके क्या क्या होते हैं। या तो वो अपेंड करेगा, इंसर्ट करेगा, या क्या करेगा उसके अंदर अपनी फाइल्स को इसमें ऐड करेगा।
तो अगर वो कुछ भी करता है फाइल का साइज चेंज होगा। अगर वो अपेंड भी करता है तो उसमें फाइल में वायरस का प्रोग्राम ऐड होगा। इंसर्ट करेगा तो भी ऐड होगा, रिप्लेस करेगा तो भी ऐड चेंज होगा फाइल का साइज। कुछ किसी भी तरीके से वायरस का प्रोग्राम अगर हमारी फाइल के साथ में अटैच होता है तो हमारी फाइल का साइज चेंज होगा। तो फाइल का साइज चेंज होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ बाइट्स क्या होंगी, चेंज होंगी। नंबर ऑफ बाइट्स चेंज होंगी, दैट मीन्स क्या होगा, चेकसम बदल जाएगा। चेकसम बदलेगा तो हमारे जो डिटेक्शन प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर उनको पता चलेगा कि डिटेक्शन प्रोग्राम में आ जाएगा कि चेकसम थोड़ी पहले क्या था, लास्ट टाइम चेकसम क्या था, ये था, और अब चेकसम क्या आ रहा है, चेंज होके आ रहा है। तो यहाँ पर इनको पता चल जाएगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पर चेक सम में चेंज आ जाएगा तो वो यहाँ पर चेक कर लेंगे, ओरिजिनली कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है, फाइल के अंदर चेंज आ रहा है, दैट मीन्स फाइल जो है वो सिक्योर नहीं है। अब फाइल थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि यूजर ने इसके अंदर चेंज किया हो। तो यूजर ने कितना चेंज किया ये भी चेक हो जाएगा कि यूजर ने लास्ट मॉडिफाई कब की थी फाइल। ये भी डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि यूजर ने लास्ट मॉडिफिकेशन कब किया था, और जो लास्ट मॉडिफिकेशन किया था उस समय फाइल का साइज क्या था, उस साइज से अब साइज फाइल का अपने आप कब चेंज हुआ है। तो वो मैचिंग करने के बाद में ये चेक हो जाता है कि फाइल में अपने आप कब ग्रो हुई है, इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन के बाद फाइल का साइज कब चेंज हुआ है। तो यहाँ से इनको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि फाइल में चेंजेस हुए हैं और फाइल का साइज ग्रो हुआ है, दैट मीन्स वायरस है। जो आपके पास में रिपोर्ट होते हैं ना कि वायरस है, फाइल के अंदर वायरस डिटेक्ट हुआ है, तो डिटेक्शन ऐसे होता है। तो यहाँ पर डिटेक्ट होता है पहले तो कि वायरस है, अब कौन से टाइप का वायरस है वो फिर मैच किया जाता है। इनके पास में प्रीडिफाइंड लिस्ट होती है, जो जो नॉन टाइप के वायरसेस हैं उनकी लिस्ट होती है, तो उनसे फिर मैच किया जाता है। There are also some programs available which normally reside in the memory permanently and continuously monitor certain memory and input-output operation for guarding against any suspicious behavior. हाँ, इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स जो वायरस से रिलेटेड जो एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं उनके प्रोग्राम्स भी मेमोरी में रहते हैं परमानेंटली, जो क्या करती है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। क्या मॉनिटर करती रहती है, सर्टेनली मेमोरी को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को सबको मॉनिटर करते रहते हैं, और कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर होता है तो उसके अगेंस्ट हमारे सिस्टम को सिक्योर करने का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन हमें देते रहते हैं कि ये एक्टिविटी सस्पिशियस है, या ये काम आप करना चाहते हैं, क्या एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही है, आप ओके करेंगे या आगे बढ़ेंगे इसमें या नहीं बढ़ेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती रहती है। अब आता है इसके बाद में वायरस रिमूवल। वायरस रिमूवल में आता है, वायरस रिमूवल आर प्रोग्राम्स दैट स्कैन सिस्टम स्टोरेज फॉर बिट पैटर्न्स ऑफ द नोन वायरस। वायरस रिमूवल्स क्या है, रिमूवर्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सिस्टम को स्कैन करते हैं, स्टोरेज को स्कैन करते हैं बिट पैटर्न्स के हिसाब से जितने भी नोन वायरसेस हैं उनके लिए, और ऑन डिटेक्शन इट रिमूव्स देम, और अगर डिटेक्ट हो जाते हैं वायरसेस तो उनको रिमूव करते हैं। However, if that virus are already damaged some other data, it would be almost impossible to recover the old data. तो जो वायरसेस हैं उनको रिमूव करने का काम तो करते ही हैं ये, लेकिन अगर वायरसेस हमारे किसी डेटा को डैमेज कर चुके हैं, जैसे कि वायरस ने रिप्लेस कर दिया डेटा को या रिमूव कर दिया डेटा को, डिलीट कर दिया, तो फिर ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि उसको वापस से रिकवर किया जाए। फिर आता है वायरस प्रिवेंशन। वायरस से सबसे बेटर तो ये कि वायरस से हम प्रिवेंट करके रखें, बच के रहें। द बेस्ट वे टू टैकल द वायरस प्रॉब्लम इज टू प्रिवेंट इट। हम इससे बच के रहें, वायरसेस को अपने सिस्टम में आने ही ना दें। वन ऑफ द सेफेस्ट वे इज टू बाय ऑफिशियल लीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज करें वो लीगल हो और ऑफिशियल साइट से लिए गए हों। हम जनरली कम पैसों में लेने की वजह से जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज कर लेते हैं। पायरेटेड कॉपी नहीं लेनी चाहिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के वो मिलते नहीं हैं। तो वो सिक्योरिटी फीचर्स नहीं मिलते और उनके अंदर वायरसेस और ये सारे जो इन चीजें हैं, वायरसेस हैं, वॉर्म्स है, ये जल्दी आते हैं और सिक्योरिटी उस सॉफ्टवेयर की नहीं मिल पाती है। लीगल कॉपीज लें। आप कहीं से भी पेन ड्राइव में किसी से भी आप सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, उनके साथ में वायरसेस आ जाती हैं सिस्टम में, तो वो भी नहीं लेने चाहिए। जो ऑफिशियल साइट्स हैं उनसे ही किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। कोई भी साइट्स, बहुत सारी साइट्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करा रही होती हैं, तो किसी भी अननोन साइट से कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी म्यूजिक, कोई भी वीडियो, कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। उनके साथ में ये सबसे पॉपुलर चीजें होती हैं जिनसे कि वायरसेस हमारे सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। Frequent backup and running of monitoring program also help in detection of different viruses. हमें टाइम टू टाइम अपने सिस्टम का बैकअप भी लेते रहना चाहिए। जो हमारी प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी वायरसेस के डिटेक्शन में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम वायरसेस से बच के रहें। बच के रहने के लिए यही जरूरी है, कोई भी किसी से भी पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी लें, सीडी लें, पेन ड्राइव लें, स्कैन जरूर करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाल के रखें। हमेशा पेन ड्राइव वगैरह को स्कैन करें, उसके बाद ही उसे यूज करें। किसी भी अननोन साइट से कोई भी चीज ना लें। बिना स्कैन किए हुए कुछ भी डाउनलोड ना करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वायरसेस अगर एक बार सिस्टम में आ गए तो कितना भी नुकसान आपके सिस्टम को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फाइल्स जितनी भी हैं उनका बैकअप जरूर लेके रखें अपने पास। तो ये सारी जो चीजें थी ये था हमारे वायरसेस से रिलेटेड। इसके बाद में अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।